तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है आज चैप्टर 1 सॉर्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो सारी चीजें अब कंसंट्रेट आप यहाँ पे करेंगे, पूरा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। आप एक एक चीज एक एक टॉपिक आप ढंग से करते जाइए। मैं पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको कराऊंगा। ये पूरा का चैप्टर आप यहाँ पे इस पूरे एक वीडियो में कंप्लीटली देख सकते हैं। ये आपके क्लास 12th के लिए और अगर नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है आई बराबर टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो आई बराबर क्यू बाई टी जो है ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं इसको। और अगर मैं कहूं क्यू क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई, आपने ऑलरेडी जो है पढ़ रखा है आपने पुराने पहले चैप्टर में। तो अगर मैं आगे चलूं इसमें, अगला टॉपिक है दो। एक होता है एवरेज करंट, एवरेज करंट होता है, और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट। अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं तो एवरेज करंट होता है आपका किसी टाइम इंटरवल में जो हम करंट लेते हैं उसको कहते हैं एवरेज करंट। और जब हम एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम करंट की बात करते हैं तो होता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया हुआ है डेल्टा टी। इस डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जितना चार्ज आपका यहाँ पे है उसको हम लोग कहते हैं कि एवरेज करंट। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे डी टी पे मतलब टी जहाँ पे देखो टी बराबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर जब तुम करंट की बात करोगे तो वो आपका कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट करंट के बारे में, तो ये करंट मैंने बताया कि स्केलर क्वांटिटी है। करंट की जो एसआई यूनिट होती है एम्पियर होती है। इसको ये कूलाम पर सेकंड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कूलाम पर सेकंड। जैसे मैंने आगे वाले पॉइंट में लिखा है 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो J बराबर हमारा होता है आई बाई ए। आई बाई ए मतलब कि जितना करंट कितने एरिया में फ्लो हो रहा है। अगर हम कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि ये अपना हमने क्या कंसीडर किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। लेट्स से कि अगर हमने इस एरिया का जो है डायरेक्शन ये ले लिया तो हमें इसका एक वो निकालना पड़ेगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। लेट्स से कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस एरिया का इस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ए एन जो आता है ए कॉस थीटा आता है। और जब आप यहाँ पे जे की वैल्यू आई डिवाइडेड बाई ए एन की जगह पे ए कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी। और यहाँ से आई बराबर अगर आप लिखना चाहें तो जे ए कॉस थीटा, और यहाँ से अगर एक चीज और आप लिखना चाहें आई बराबर कितना हो जाएगा, जे डॉट ए। तो जो करंट डेंसिटी और एरिया के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी और एरिया के डॉट प्रोडक्ट को करंट बोलते हैं। तो आई बराबर जे डॉट ए, और जो जे है वो क्या है? करंट डेंसिटी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। तो कंडक्टर जो होता है वो क्या है? जहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसके थ्रू फ्लो हो सकती है। और इंसुलेटर वो होता है जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता है, नो मूवमेंट ऑफ करंट इवन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर जैसे मान लेते हैं कोई कंडक्टर हमने कंसीडर किया, ये कंडक्टर आपका यहाँ पे है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका अपने आप ये अपने आप में कोई मोशन होगा, इसका इधर उधर अपने मोशन में रहेंगे। कोई इनका फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो अगर इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये इधर रैंडम मोशन करते हैं, तो उस मोशन को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है BRMS। मतलब ये मोशन कहलाता है BRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स हैव नो स्पेसिफिक मोशन। तो क्या होता है कि जब हम यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हैं, लेट्स से कि हमने एक यहाँ पे
एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये मोशन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कोलाइन हो जाते हैं, और कोलाइन होने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सीक्वेंस वाइज फ्लो होने लग जाते हैं। तो जो सीक्वेंस वाइज फ्लो होता है इसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर गो थ्रू पॉजिटिव एंड, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे I बराबर NEAVD होता है, और VD की अगर मैं बात करूं तो VD बराबर कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ, और टाउ क्या है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम और आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मैं बता दूं, रिलैक्सेशन टाइम जब जैसे मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे है, अब ये थोड़ी देर घूम रहा है, टक्कर नहीं हुआ है, उस ड्यूरेशन में ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, मतलब कोई टक्कर नहीं कर रहा है वहां पे। तो जिस डायरेक्शन जहां पे वो टक्कर नहीं कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस लेट से लैम्डा, और जो इनका मोशन है वो क्या है, VRMS, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर मैं टाउ की वैल्यू लिखूं तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, VRMS। तो टाउ की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन VRMS, क्योंकि हमें पता है कि टाइम जो होता है कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अभी मैंने ये सारी चीजें आपको समझा दी हैं पिछले वाले स्लाइड में कि आपका VRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। नाउ रिलैक्सेशन टाइम भी बता दिया, जैसे मीन फ्री पाथ, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका जो था कंडक्टर था, कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कुछ डिस्टेंस था लैम्डा ये डिस्टेंस अपॉन जो इसका स्पीड होता था उसी को टाइम बोलते हैं, लैम्डा अपॉन VRMS जो कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। यही आपका एक रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, VD अपॉन E, ये हमारा क्या कहलाता है, टॉपिक मोबिलिटी कहलाता है। इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो छोटे छोटे टर्म्स आप पढ़ रहे हैं ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड्स के अंदर, तो इसको नोट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फ्री यूनिट है। और मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये लाइन भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स is independent of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप नोट कर लीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमें करना है ओम्स लॉ। अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि जो आपका V होता है वोल्टेज, जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमेशा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा, या जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ये दोनों वाइस वर्सा अपने आप में सही है। तो V बराबर आ गया IR, जो ये R आया इसको हमने कांस्टेंट वैल्यू माना है, तो यहाँ से V बाई I बराबर कांस्टेंट, इस पूरे स्टेटमेंट को जो ये अभी हमने लिखा है V बाई I बराबर कांस्टेंट, इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। और जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है वो R के बराबर होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस। तो आप देखिए V और I में अगर हम ग्राफ बनाते हैं और ये जो हमने ये बनाया है tan थीटा, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है इसका स्लोप, और इसी स्लोप को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो जितना ज्यादा स्लोप रहेगा, स्लोप की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे लेट्स से कि हमने क्या कर लिया, एक दो ए बनाया, ये B और I के बीच में ग्राफ है, और ये दो पॉइंट हमने कंसीडर किया, एक ये R1 और एक ये R2, दोनों स्लोप, ये थीटा है, ये थीटा 2 है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। अगर थीटा 2 ज्यादा होगा तो स्लोप दूसरे वाले का हमेशा स्लोप पहले वाले से ज्यादा होगा, अगर स्लोप दूसरे वाले का ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस क्योंकि स्लोप उसका ज्यादा है, स्लोप ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ही, क्योंकि सीधी सी बात बताई है मैंने कि क्योंकि स्लोप जो होता है किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। नाउ अब हम अगली टॉपिक के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में।
रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को समझिए आप इंसान, और रेजिस्टिविटी को आप समझिए इंसानियत। जैसे इंसानियत जो होता है इंसानों में बताता है कि कौन सा इंसान ज्यादा अच्छा है, वैसे रेजिस्टिविटी भी बताती है कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छा है, किसके अंदर रजिस्ट करने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है। यही चीज बताता है आपका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, और रेजिस्टेंस के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसका लेंथ पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं कह सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से कंबाइंडली लिख सकते हैं कि R बराबर L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और जो R यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, रो आता है, रो L बाई A। यही रो हमारा जो है रेजिस्टिविटी कहलाता है। यही रो हमारा क्या कहलाता है? रेजिस्टिविटी कहलाता है। और रेजिस्टेंस है क्या? प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करे। तो रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करता है। तो कौन सा रेजिस्टेंस कितना ज्यादा अपोज करेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, उसी को उस रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी कहते हैं। जो जितना ज्यादा अपोज करे वही उस चीज की रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब होता है आंतरिक गुण। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चे आंतरिक गुण। किसी भी प्रॉपर्टी की आंतरिक गुण को या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी जो रेजिस्टिविटी होती है किसी मटेरियल की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक गुण होता है। और जो अपना रेजिस्टिविटी है ना बच्चे, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज। रेजिस्टिविटी शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अगर मैं बात करूं कि जो रेजिस्टिविटी है आपकी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती है। अगली अगर हम बात करें कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, तो आपको बता दिया है मैंने कौन सा कंडक्टेंस कितना अच्छा कंडक्टेंस होगा, वही चीज बताता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं चालकता। चालकता का मतलब क्या होता है कि कहां से जैसे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक सकता है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। और जो जितना ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, वो उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा। और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स भेजा जा सकता है, कितना आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स भेजा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। मतलब रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने को दर्शाता है, और कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ज्यादा से ज्यादा करने को दर्शाता है। तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करें तो C बराबर होता है 1/R, और यूनिट इसकी होती है ओम इनवर्स, जिसको MHO मोह भी कहते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें हम, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, यूनिट क्या होता है? मोह पर यूनिट मीटर, ठीक है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहां से नोट कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट अगर हमारा टॉपिक देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन देखते हैं बच्चों, तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम देख लेते हैं। जैसे ये देखो तीनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं, ये आपके सीरीज में लगे हुए हैं। अगर मैं कहता हूं ये सीरीज में है, तो इसमें जो है करंट का फ्लो जो होगा वो सेम होगा। आई जो जा रहा है आई ही जाएगा, लेकिन अंतर किसमें होगा? यहां वोल्टेज में अंतर होगा। तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो किस टोटल वोल्टेज सॉरी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। और हमने पढ़ रखा है करंट क्योंकि सेम है, हमने पढ़ रखा है कि V बराबर किसके होता है? IR के होता है। तो यहां से इसकी जगह पे IR इक्विवेलेंट रख दिया, और इसमें जो फ्लो हो रहा है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई से आई सब कॉमन लेके काट दो, R इक्विवेलेंट बराबर आपका आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर रेजिस्टेंस जो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है
तो भैया उनको सीधा सीधा उठा के सीधा सीधा जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही आपका R इक्विवेलेंट कहलाएगा। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो इसमें देखो करंट गया तीन डायरेक्शन में बट गया, मतलब करंट अलग 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 चला गया। अब अलग अलग जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर मैं B बराबर IR की बात करूं तो यहां से I की वैल्यू कितनी आई, V बाई आर आई। अब भाई साहब अगर वोल्टेज इसमें नापोगे तो सब में सेम वोल्टेज आएगा, सब में सेम वोल्टेज आने वाला है। सेम वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, I की जगह पे V अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखो यहाँ पे V कॉमन ले लो, कॉमन लेके काट दिया, उड़ा दिया, फट गया। वन अपॉन आ गया R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से हमको पता चल गया ना, यहां से हमको पता चल गया कि ये जो है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं उनका रेसिप्रोकल को जोड़ दो और R इक्विवेलेंट की वैल्यू पता चल जाती है। तो बच्चों आज